डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.2 को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्या दिया है? ए बीम आपके पास है। ए बीम रेस्ट विद वन एंड ए ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक बीम है जो रेस्ट की पोजीशन में है, जिसका एक सिरा वन एंड ए ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड अदर एंड अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल माल। मतलब ये कंसीडर कर लिया जाए, ये कंसीडर कर लिया जाता है, ये आपके पास मान लेते हैं ये रिप्रेजेंट करता है स्मूथ वर्टिकल वाल को। स्मूथ वर्टिकल वाल को यहाँ से एक बीम है, ये आपके पास एक बीम है और जिसका एक सिरा आपका रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। ए बीम रेस्ट विद वन एंड ए ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये आपका रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये बीम है और ये आपके पास स्मूथ वॉल है। तो इस बीम की और सरफेस के टच में आने की वजह से इस पर एक क्या बच्चों, इधर यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन होगी जिसका नाम हम ऐसे रख देते हैं। इस बीम का इस वॉल से टच हुआ, दो सरफेस आपस में टच में आए तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन होगी जिसका नाम हम क्या रख देते हैं, एस। वॉल स्मूथ है तो यहाँ पर फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे। प्लेन हॉरिजॉन्टल है, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो यहाँ पर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे। इफ़ एल बी द लेंथ ऑफ द बीम, मान लिया जाए कि ए बी आपके पास क्या है, एक बीम है। ए बी आपके पास बीम है और जिसकी लेंथ आपके पास क्या दे रखी है, एल दे रखी है। If L be the length of the beam and a distance of its center of gravity from A. If L be the length of the beam and A the distance of its center of gravity from A from G. Okay. If L तो आपके पास टोटल लेंथ दे रखी है। If L be the length of the beam और A इज़ द डिस्टेंस ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम ए अगर ये पॉइंट है, मान लिया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या है कि इस बीम का वेट जहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है, मान लिया कि इस बीम का वेट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ओके, इस बीम का वेट है वो W मान लिया। इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जहाँ पर वेट एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये आपके पास पॉइंट G है तो ए से लेकर जी तक के जो डिस्टेंस है वो आपको क्या दे रखा है, ए दे रखा है। एल बी द लेंथ ऑफ द बीम, ए इज द डिस्टेंस ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम ए। अगर ऐसा है, शो दैट द इंक्लाइनेशन ऑफ द बीम टू द वॉल। बीम ने वॉल के साथ, ये बीम है ये वॉल है, तो बीम ने वॉल के साथ जो एंगल बनाया है अल्फ़ा, इस अल्फ़ा को हमें शो करना है कि ये जो अल्फ़ा है ये किसके इक्वल आ जाए बच्चों, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एल म्यू बाय ए आ जाए। वेयर म्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, म्यू रिप्रेजेंट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपके पास? इसमें क्या चेंज है कि पहले वाले क्वेश्चनों में आपके पास जो बीम दे रखी थी बच्चों वो यूनिफॉर्म बीम थी। क्या बीम थी वो? यूनिफॉर्म। अगर वो यूनिफॉर्म है तो हम उस केस में जो वेट है रोड का या बीम का या लैडर का वो एग्जैक्टली उसके मिड पॉइंट में ले लेते थे। लेकिन अब की बार जो बीम है वो यूनिफॉर्म नहीं दी, लेकिन उसने हमें बता दिया कि इस बीम का वेट जहाँ पर एक्ट करता है वो ए डिस्टेंस से कितनी दूरी पर है, स्मॉल ए डिस्टेंस पे है। ठीक है, टोटल लेंथ आपके पास क्या थी बच्चों, टोटल लेंथ आपके पास एल थी और तो ये डिस्टेंस आपके पास ए है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितना बच जाता है, एल माइनस ए। एल माइनस ए, समझ में आई ना बात? ओके, अब इक्विलिब्रियम सिस्टम की बात करते हैं। अगर ये पूरा सिस्टम आपके पास इक्विलिब्रियम में है तो ये जो बॉडी, ये जो बीम है वो किस तरफ, बाहर की तरफ स्लिप करने की कोशिश करेगी। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो उसकी डायरेक्शन आपके पास म्यू आर यहाँ पर होगी। क्लियर है? तो आपके पास ये चार फोर्सेस हैं, एक आर है, एक आपके पास म्यू आर है, एक आपके पास
एस है और एक डब्ल्यू है। सभी फोर्सेस आपके पास पूरा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये जो आर फोर्स होगा तो ये फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, आर इज इक्वल टू डब्ल्यू। आर आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है, डब्ल्यू आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो आर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू। आर को कौन बैलेंस कर लेगा, डब्ल्यू, और एस को कौन बैलेंस करेगा बच्चों, एस को म्यू आर बैलेंस कर लेगा। क्लियर है, क्योंकि एस आपका इस डायरेक्शन में है, म्यू आर आपका इस डायरेक्शन में है। ठीक है, फोर्सेस तो आपस में बैलेंस कर लेंगे। अब हम क्या कर लेते हैं बच्चों, मोमेंट ले लेते हैं। टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के कोरस्पोंडिंग बच्चों मोमेंट ले लेते हैं। तो ए पॉइंट के कोरस्पोंडिंग जब आप मोमेंट की बात करते हैं तो आर के कोरस्पोंडिंग मोमेंट क्या आएगा बच्चों, आर के कोरस्पोंडिंग मोमेंट, आर फोर्स है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होएगा इस केस में, जीरो हो जाएगा, क्योंकि आर फोर्स है और ए पॉइंट भी उसी लाइन पर लाई करता है। इसी टाइप से जो म्यू आर फोर्स है उसकी वजह से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होएगा, म्यू आर ये फोर्स है और पॉइंट ए से हमें उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, वो भी आपका जीरो है। अब बात आ जाती है बच्चों डब्ल्यू की वजह से। डब्ल्यू ये है, ये फोर्स है और ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो इस पॉइंट को हम ए सी रख लेते हैं। तो डब्ल्यू के साथ क्या आएगा, ए सी। इसके साथ साइन देखना होता है बच्चों, प्लस या माइनस, ये पॉइंट है ये डब्ल्यू है, तो इस डायरेक्शन में आप इसको रोटेट करेंगे ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इसके साथ नेगेटिव आएगा। एस की बात करते हैं, एस आपके पास ये फोर्स है, तो इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, फोर्स ये है बच्चों, देखो ये एस फोर्स है, ये ऐसे इस टाइप से एस फोर्स है, ये पॉइंट है, तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ये हो जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस बी डी, एक ही बात है। ठीक है, तो एस के साथ क्या आएगा, बी डी डिस्टेंस आएगा, और ए पॉइंट से एस की एरो में अगर आप रोटेट करेंगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, ये डायरेक्शन, तो इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके साथ प्लस आया, इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपके पास आ जाता है बच्चों एस टाइम्स ऑफ बी डी इज इक्वल टू डब्ल्यू टाइम्स ऑफ ए सी। अब हमारा टारगेट है एस बी डी और ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करना। आपने ट्रायंगल ए बी डी में ये एंगल अल्फा लिया, एंगल विद द इंक्लाइनेशन ऑफ द बीम टू द वॉल, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी आपका अल्फा होगा, ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, तो इस एंगल की बात करें तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस में अल्फा। तो बात करते हैं ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में बी डी बाई ए बी लिख दिया हमने, बी डी आपका परपेंडिकुलर है, ए बी आपका हाइपोटेनियस है, तो यह आ जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा, तो बी डी इज इक्वल टू ए बी, साइन 90 माइनस अल्फ़ा बदल जाएगा कोस अल्फ़ा में, तो बी डी इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है, एल, तो बी डी इज इक्वल टू एल कोस अल्फ़ा आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से दोबारा से ट्रायंगल ये ले लेते हैं ए जी सी। अब बात कर लेते हैं ट्रायंगल ए जी सी में वैल्यू हमें निकालनी किसकी है बच्चों, ए टू सी की, ए टू सी की, तो ए टू सी को ऊपर रख लेते हैं, ए टू सी डिवाइड बाई ए टू जी, ए टू जी ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस है, तो यहाँ जाएगा कोस ऑफ 90 माइनस में अल्फ़ा, कोस ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा, तो ए सी इज इक्वल टू ए जी कोस 90 माइनस अल्फ़ा बन जाएगा साइन अल्फ़ा, तो ए टू सी ए जी की वैल्यू आपको दे रखी है ए, और ये आ जाएगा बच्चों साइन अल्फ़ा, ये वैल्यू किसकी आ जाती है, ए सी की, ए साइन अल्फ़ा। ये वैल्यू जो हमने निकाली है इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। एस किसके इक्वल है बच्चों, एस तो आपका म्यू आर के इक्वल है, यहाँ से एस किसके इक्वल है, म्यू आर के, और बी डी किसके इक्वल है, एल कोस अल्फ़ा के इक्वल है, डब्ल्यू किसके इक्वल है, डब्ल्यू किसके इक्वल आपका आर के इक्वल है, डब्ल्यू को आर से रिप्लेस कर दिया, और ए टू सी किसके इक्वल है, ए टू सी ए इंटू में साइन अल्फ़ा, ये आर इस आर को कट कर देगा, आपके पास बचा म्यू एल, ए को इधर ले आते हैं डिवाइड में ए, ये साइन अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा को इधर ले आते हैं डिवाइड में कोस अल्फ़ा, तो यह आ जाएगा टेंजेट अल्फ़ा, तो देयरफॉर तो टेंजेट अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाती है, टेंजेट अल्फ़ा इज इक्वल टू म्यू एल बाई ए, तो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इज इक्वल टू टेंजेट इनवर्स ऑफ म्यू एल बाई ए। क्लियर, हमें यही बताना था कि जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है द बीम टू द वॉल व्हेन ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग, जब बीम स्लिपिंग है कि सिचुएशन में है तो एंगल ऑफ
इंक्लाइनेशन ऑफ बीम टू द वॉल क्या आ जाए, tan इनवर्स L म्यू बाई ए, तो ये भी वैल्यू है अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू L बाई ए, वेयर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ओके स्टूडेंट्स, ओके. Now we discuss question number 4 here. A ladder rests with one end against a smooth wall. एक लैडर है जो रेस्ट की पोजीशन में है, जिसका एक सिरा दीवार के साथ है और वो दीवार क्या है, स्मूथ है. एंड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम स्लीपिंग, इसको स्लीप करने से रोका गया है. बाय द रफनेस ऑफ द ग्राउंड, इसका मतलब जो दूसरा सिरा है वो ग्राउंड पे है और वो स्लिप करने से रोका गया है बाय द रफनेस ऑफ द ग्राउंड. show that a man waiting as much as the ladder, एक आदमी है जिसका वजन या जिसका वेट जितना सीढ़ी का उतना है. show that a man waiting as much as the ladder, लैडर का जितना वेट है उतना ही वेट आदमी का है. cannot ascend to the top of the ladder, वो सीढ़ी की टॉप तक पहुंच जाता है, सीढ़ी की टॉप तक चढ़ जाता है. विदाउट काजिंग इट टू स्लिप, बिना स्लिप किए. समझ में आया बच्चों? इसका मतलब क्या है, सिचुएशन आपके पास किस टाइप से है कि कंसीडर कर लें कि जैसे कि ये आपके पास रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, रफ इंक्लाइंड प्लेन है, रफ सरफेस है. ये आपके पास एक स्मूथ वॉल है, ये स्मूथ वॉल है और यहाँ पर एक सीढ़ी लगा दी गई है. एक क्या लगा दी गई है, सीढ़ी लगा दी गई है, जिसका एक सिरा तो आपका स्मूथ वॉल के साथ है और जिसका एक सिरा आपके पास रफ ग्राउंड के साथ है. ओके, एक आदमी है जिसका वजन इस सीढ़ी के बराबर है और ये जो सीढ़ी है बच्चों, हम इस सीढ़ी को क्या लेके चलते हैं, यूनिफॉर्म लैडर लेके चलते हैं. ठीक है, इसने वैसे दे नहीं रखा बुक में कि ए लैडर रेस्ट लिखा है, जस्ट एक, तो इसलिए हम अपनी मर्जी से हम इसको एक यूनिफॉर्म रोड ले लें. तो अगर ये पॉइंट कंसीडर कर लें कि ये पॉइंट आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, और मान लिया कि ये जो लैडर है वो यूनिफॉर्म है, तो इसके एग्जैक्टली मिड पॉइंट में इसका क्या बच्चों वेट एग्जिस्ट करेगा. एग्जैक्टली इसके मिड पॉइंट में इसका वेट एग्जिस्ट करेगा और वेट ले लेते हैं W और इसके मिड पॉइंट को आप कंसीडर कर लेते हैं G. सिचुएशन क्या है कि एक आदमी है जिसका वजन सीढ़ी के वेट के बराबर है, मतलब उस आदमी का वेट W है, वो इस सीढ़ी पर चढ़ रहा है और वो चढ़ता चढ़ता कहाँ पर पहुँच जाता है, इस टॉप पे चला जाता है, बिल्कुल टॉप पे पहुँच जाता है उस विदाउट स्लिपिंग द लैडर. show that a man waiting as much as the ladder cannot ascend to the top of the ladder without causing it to the slip. अगर ऐसी सिचुएशन है, if its inclination to the vertical, ये कहता है कि inclination of the ladder to the vertical अगर एंगल अल्फा है, if its inclination to the vertical exceed, अगर वो इससे ज़्यादा हो जाता है, अगर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन की वैल्यू अल्फा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो जाए किससे, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4 म्यू बाय 3, इफ़ द असेंड इज पॉसिबल, अगर ये मान लिया जाए कि असेंड पॉसिबल, अगर चढ़ना इसके ऊपर पॉसिबल है, संभव है, तो शो दैट एज मच एज 3 टाइम्स फ्रिक्शन विल बी कॉल्ड इनटू प्ले. तो आपको ये बताना है कि 3 गुना फ्रिक्शन आपके पास एक्ट होगा किस सिचुएशन में, व्हेन ही इज एट द बॉटम, जब वो बॉटम पर है. क्लियर है? यहाँ पर आपके पास इस क्वेश्चन में 2 सिचुएशन है. एक बार तो एक आदमी जिसका वेट सीढ़ी के बराबर है वो टॉप पे पहुँच जाता है, तो उस टाइम में हम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन निकालते हैं. क्लियर है? तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होगा, तो अब आदमी कहाँ पर है, बी पॉइंट पर है, यहाँ पर आदमी पहुँचा बी पॉइंट पे, तो उसका जो वेट होगा वो क्या होगा बच्चों, W होगा. W बी द वेट ऑफ द मैन एंड W बी द वेट ऑफ द लैडर, और A टू B आपके पास क्या है बच्चों, एक लैडर है. कंसीडर, ठीक है बच्चों, समझ में आया? ओके, तो कंसीडर कर लेते हैं जो AB आपके पास लैडर है उसकी जो टोटल लेंथ है वो 12 ले लेते हैं. AB हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ लैडर है, लेंथ ऑफ लैडर, और उसको हम क्या मान लेते हैं, 12 मान लेते हैं. अब मोशन क्या होगी बच्चों, ये रफ सरफेस पे बॉडी टच में आई तो इसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन R होगा, और यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो आपके पास S होगी.
स्मूथ वाल है तो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे। लैडर जब अल्फ़ा आपके पास एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इससे ज़्यादा होगा तो ये बॉडी, ये जो लैडर है वो बाहर की तरफ स्लिप करना मूव कर जाएगी, और उसको मूव करने से कौन रोकेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रोकेगा। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, म्यू आर बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर एंगल आपके पास अल्फा बी द एंगल ऑफ द इंक्लाइनेशन है तो ये एंगल आपके पास अल्फा होगा, और ये वाला एंगल आपके पास क्या हो जाएगा? 90 माइनस में अल्फा हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब आपके पास इनको रिजोल्व कर लेते हैं। रिजोल्विंग ऑल द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। जब आप वर्टिकल की बात करते हैं तो वर्टिकल में अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आपके पास आर है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक तो डब्ल्यू ऑफ द वेट ऑफ द लैडर है, और एक डब्ल्यू बी द वेट ऑफ द मैन है। तो आर इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू टू डब्ल्यू। तो आर की जो वैल्यू है, आर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाता है बच्चों? 2W के इक्वल आ जाता है। जब इनको हॉरिजॉन्टली रिजोल्व करेंगे फोर्स, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक आपके पास S है और एक आपके पास म्यू आर है, बट इनकी डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, तो इसलिए S किसके इक्वल हो जाएगा? म्यू आर के इक्वल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं बच्चों? सभी फोर्सेस का हम क्या ले लेते हैं? मोमेंट ले लेते हैं। टेकिंग मोमेंट, टेकिंग मोमेंट, टेकिंग मोमेंट, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के कोरस्पोंडिंग बच्चों हम क्या ले लेते हैं? मोमेंट ले लेते हैं। तो मोमेंट के कोरस्पोंडिंग आपके पास इस आर और इस म्यू आर की वजह से, आर इस फोर्स आर और म्यू आर की वजह से तो मोमेंट क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, इस आर के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, म्यू आर के साथ भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, और इस डब्ल्यू की बात करें तो इस डब्ल्यू के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये पॉइंट आप ले लेते हैं डी। तो डब्ल्यू के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए डी है, और डायरेक्शन आपके पास क्लॉकवाइज है, तो यहाँ प्लस की बजाय साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। क्लियर है? और फिर ये वाला वेट है बच्चों डब्ल्यू, तो ये डब्ल्यू वेट है, इसकी भी डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसके साथ नेगेटिव आएगा। ये फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए टू सी हो जाएगा। बात आ जाती है एस की। एस की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसके आगे साइन प्लस का आएगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम कौन करेगा बच्चों? इसमें बी टू सी करेगा, इक्वल टू 0। अलजेब्राइक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है ना? ये पहले भी बताया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे हो जाएगा। एस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ये है और पॉइंट ये है, तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका पास ये हो जाएगा, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है? बी टू सी के इक्वल है। ओके, तो यहाँ से आपके पास सिचुएशन है कि एस टाइम्स ऑफ बी सी इज इक्वल टू डब्ल्यू टाइम्स ऑफ ए डी प्लस डब्ल्यू टाइम्स ऑफ ए सी। ओके स्टूडेंट्स? ओके, और एस की वैल्यू पुट कर दो। एस किसके इक्वल है? म्यू आर के इक्वल है, म्यू आर बी टू सी। डब्ल्यू कॉमन लिया, ए टू डी प्लस में ए टू सी, और आर को भी रिप्लेस कर सकते हैं। आर किसके इक्वल है? 2W के, तो म्यू इंटू में 2W, हेयर इज बी टू सी, डब्ल्यू के साथ है ए टू डी और ए टू सी। ये डब्ल्यू इस डब्ल्यू को कट कर देगा, तो आपके पास आया 2 टाइम्स ऑफ बी टू सी ए डी एंड ए टू सी ए सी। ठीक है बच्चों? अब आपको राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके हम वैल्यू निकालते हैं बी सी, ए डी और ए सी की वैल्यूज निकालते हैं। ओके, तो सबसे पहले बी टू सी की वैल्यू देख लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में हम देखते हैं बच्चों, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में बी टू सी की वैल्यू निकाल रहे हैं। बी टू सी डिवाइड बाई ए टू बी, बी टू सी डिवाइड बाई ए टू बी, और बी टू सी क्या है? परपेंडिकुलर, ए पी टू क्या? हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है तो ये साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा आ जाएगा। बी टू सी इज इक्वल टू ए बी साइन 90 माइनस अल्फा बन जाएगा कोस अल्फा। तो बी टू सी इज इक्वल टू ए बी की लेंथ ऑफ द लैडर है, जिसको हमने क्या माना है बच्चों? 2L माना है, तो ये आ जाएगा 2L कोस अल्फा। ये आ जाती है बी सी की वैल्यू। अब बच्चों हम ए टू सी की वैल्यू निकाल लेते हैं इसी ट्रायंगल में। अब आपने ए टू सी कर दिया, ए टू सी डिवाइड बाई ए टू बी, ए टू सी डिवाइड बाई ए टू बी। अब बेस बाई हाइपोटेनियस है तो ये कोस में चला जाएगा, कोस ऑफ 90 माइनस अल्फा, तो ए टू सी आ जाएगा आपके पास ए टू बी। कोस 90 माइनस अल्फा चेंज हो जाएगा साइन अल्फा में, तो ए टू सी आ जाएगा 2L साइन अल्फा, 2L साइन अल्फा। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाती है बच्चों? ए टू सी की वैल्यू आ जाती है। समझ में आ गई ना बात?
अब ट्रायंगल यूज कर लेते हैं AGD। अब कौन सी ट्रायंगल यूज कर लेते हैं? ट्रायंगल AGD ट्रायंगल यूज कर लेते हैं बच्चों। ट्रायंगल AGD में हमें वैल्यू किसकी रिक्वायर्ड है? AD की। तो जिसकी रिक्वायर्ड है उसको ऊपर रख लेते हैं, AD डिवाइड में कर लेते हैं A to G। अब ये बना क्या? बेस बाई हाइपोटेनियस, तो ये बन गया कोस ऑफ 90 माइनस अल्फा। तो AD इज इक्वल टू AG कोस ऑफ 90 माइनस अल्फा A to D। बट AG है कितना? AG इज द हाफ ऑफ द लैडर है, तो ये L और कोस 90 माइनस अल्फा हो जाएगा साइन अल्फा। ये A to D की वैल्यू है। समझ में आई बच्चों? आप ये जो B to C की वैल्यू है, A to C की वैल्यू और AD की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो ये 2 टाइम्स ऑफ म्यू, B to C की वैल्यू क्या है आपके पास? 2L और कोस ऑफ अल्फा। AD की वैल्यू क्या है बच्चों? L साइन अल्फा है। और A to C की वैल्यू क्या है? 2L साइन अल्फा है। 2 to 4 म्यू L कोस अल्फा, 2L प्लस L 3L साइन अल्फा। ये L से L कैंसिल हो जाएगा, तो 4 म्यू बाई 3 इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई कोस अल्फा, दैट इज इक्वल टू टेंजेट अल्फा। तो दिस इम्प्लाइज टेंजेट अल्फा इज इक्वल टू 4 म्यू बाई 3 और दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू टेंजेट इनवर्स ऑफ 4 म्यू बाई 3। समझ में आया बच्चों? और आपसे पूछा क्या गया था? तो आपसे यही पूछा गया था, शो दैट ए मैन वेटिंग, एक आदमी जिसका वजन CD के वजन के बराबर है, कैन नॉट असेंड, वो चढ़ नहीं सकता, टू द टॉप ऑफ द लैडर विदाउट काजिंग इट टू स्लिप, बिना स्लिप किए। ठीक है। इफ द इंक्लाइनेशन टू द वर्टिकल, अगर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन वर्टिकल के साथ क्या हो जाए? ग्रेटर देन tan इनवर्स ऑफ 4 म्यू बाई 3। अब ये जो अल्फा की वैल्यू आई है बच्चों, ये अल्फा आपके पास क्या है? स्लिपिंग के केस में आपने कंसीडर किया ना कि अगर ये इस डायरेक्शन में स्लिप करने की कोशिश करती है तो उसको रोकने की कोशिश कौन करता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की बात करता है। ठीक है, इट इज़ द केस ऑफ द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। जब अल्फा इससे ग्रेटर हो जाएगा, अगर अल्फा की वैल्यू एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इससे ज़्यादा होगा, तो ये CD, ये लैडर स्लिप करना स्टार्ट कर देती है। इसी क्वेश्चन में एक बात और पूछ ली, इफ द असेंट इज पॉसिबल, अगर चढ़ना इसके ऊपर पॉसिबल है, शो दैट एज मच एज 3 टाइम्स फ्रिक्शन विल बी कॉल्ड इनटू प्ले व्हेन ही इज एट द बॉटम। अब ये सेकंड केस है, जब आदमी अगर बॉटम पर है, तो उसने कहा क्या? इफ उसने कहा कि उस सिचुएशन में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा, जब आदमी बॉटम पे है, नीचे है ग्राउंड पे, तो उस सिचुएशन में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो क्या है बच्चों? 3 टाइम्स है। तो ये सिचुएशन क्या है कि मान लिया जाए, दोबारा से ये कंसीडर कर लिया कि ये आपके पास एक CD है, ये आपके पास वॉल है, ये आपने मान लिया AB एक CD है जिसकी लेंथ A to B को हमने 12 मान लिया, G हमने मान लिया इसका जो वेट है, यूनिफॉर्म CD ली, इसके बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर एक्ट करेगा। ये रफ सरफेस है, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं R की, और एक आपके पास इस सिचुएशन में आपके पास है नॉर्मल रिएक्शन क्या है बच्चों? S है। क्लियर है? अब सिचुएशन क्या है कि जो आदमी है वो A पॉइंट पे है। If the ascent is possible, show that as much as 3 times of friction will be called into play when he is at the bottom। मतलब जब वो नीचे ही है, मतलब उसने चढ़ना स्टार्ट नहीं किया, तो उस सिचुएशन में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है? ठीक है, तो तो जो आदमी है वो यहाँ पर है, तो उसका जो वेट होगा वो भी क्या होगा? इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और CD तो आपकी बाहर इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करती है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू हमने क्या ले ली बच्चों? F ले ली। क्लियर है? अब ये सिचुएशन लिमिटिंग फ्रिक्शन की नहीं है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लेते हैं बच्चों? F लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को सेम रिपीट करना है जैसे पहले किया था। अब हम क्या कर लेते हैं? सभी फोर्सेस को रिजोल्व कर लेते हैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड में R है, डाउनवर्ड में W और W है, तो ये W प्लस में W आ जाएगा। R की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों? 2W आ जाएगी, और
हॉरिजॉन्टली जब रिजोल्व करेंगे तो एस किसके इक्वल आ जाएगा, एफ के इक्वल आ जाएगा। अगर इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं, इस पॉइंट को अगर हम जी मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम बच्चों क्या ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, और ए टू बी अगर आपके पास 2L है तो ए टू जी इज इक्वल टू जी टू बी इज इक्वल टू एल आ जाएगा। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, अब क्या कर लेते हैं, मोमेंट ले लेते हैं, टेकिंग मोमेंट्स, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के कोरोस्पोंडिंग बच्चों मोमेंट की बात करते हैं। तो ए पॉइंट के कोरोस्पोंडिंग मोमेंट आर, एफ और डब्ल्यू की वजह से, इस आर, इस एफ और इस डब्ल्यू की वजह से मोमेंट जीरो आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट ए इन फोर्स ऑफ लाइन पे लाई करता है, मतलब आर के कोरोस्पोंडिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो, इस आर के कोरोस्पोंडिंग, इफ एफ के कोरोस्पोंडिंग मोमेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो और इस डब्ल्यू के कोरोस्पोंडिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो, इस डब्ल्यू के कोरोस्पोंडिंग वैल्यू निकलेगी, ये डब्ल्यू आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो माइनस आएगा, ये फोर्स है, ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए डी आएगा, ये एस है, इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव साइन आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, बी सी आएगा, इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब एस टाइम्स ऑफ बी सी इज इक्वल टू डब्ल्यू टाइम्स ऑफ ए डी आ जाता है। और एस की वैल्यू पुट कर दो, एस किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है, बी टू सी आ जाएगा, डब्ल्यू किसके इक्वल है, डब्ल्यू आपका इन टर्म ऑफ आर है। ओके, इन डब्ल्यू को आप लिख सकते हैं R/2, और यहाँ पे हमने क्या रख दिया, AD रख दिया। क्लियर है? इसके फर्स्ट पार्ट में आपने BC और AD की वैल्यू निकाल ली थी, सेम वैल्यूज आएंगी, वो आप पुट कर दो तो ये आ जाएगा F। B2C आपने निकाला था, यहाँ B2C क्या था आपके पास, 2L कोस अल्फ़ा, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं, F इंटू में 2L कोस अल्फ़ा, ये R/2। AD भी आपने निकाला था बच्चों, AD की वैल्यू क्या आपके पास, L साइन अल्फ़ा, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, L साइन अल्फ़ा, L से L कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 4F, 4F इज इक्वल टू R और साइन अल्फ़ा बाय कोस अल्फ़ा, तो 4F इज इक्वल टू R इंटू में टेंजेंट अल्फ़ा, और F इज इक्वल टू R/4 इंटू में टेंजेंट अल्फ़ा। क्लियर है? तो यहाँ से F इज इक्वल टू R/4 टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दो। आपने बताया था कि टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई थी पीछे वाले में, इसके फर्स्ट पार्ट में 4μ/3, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, 4μ/3, 4 से 4 कैंसिल, तो 3 टाइम्स ऑफ F इज इक्वल टू μr। ओके, ये μr क्या था आपके पास बच्चों, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था। किस केस में, जब आदमी यहाँ से टॉप पे चला जाता है तो उस सिचुएशन में हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या माना था, μr, और जब आदमी नीचे है, ग्राउंड पर है, तो उस सिचुएशन में हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या माना, अपने F माना। तो हमने क्या दिखा दिया, 3 टाइम्स ऑफ F, 3 टाइम्स ऑफ F किसके इक्वल है, μr के। तो मतलब जब आदमी ग्राउंड पर है तो उस टाइम जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट किया वो कितना एक्ट किया, 3 टाइम्स ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके स्टूडेंट्स, यही हमसे पूछा गया था कि शो दैट 3 टाइम्स फ्रिक्शन विल बी कॉल्ड इनटू प्ले व्हेन ही इज एट द बॉटम। ओके स्टूडेंट्स, बाय।